नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे जाने के बाद राजनीतिक विवाद पूरे तरीके से गहराता जा रहा है। जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज उस युवराज के आदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी के खिलाफ अभद्र और गंदी टिप्पणी कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की यह हरकत उनकी हताशा को दर्शाती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। 45 पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंचे, सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे, जिलाधिकारी उन कैंपों में स्वयं जाकर प्रतिभाग करें और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना पड़े, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 45 दिनों तक, कम से कम 45 दिनों तक, और जहां पर कैंप पूरे नहीं होंगे उस सीमा को बढ़ाया भी जाएगा, समयावधि को बढ़ाया भी जाएगा। उन सभी न्याय पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 28 के 28 विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, पहले से सूचना दी जाएगी। पूरी तरह से कैंप की तैयारी की जाएगी। राज्य के स्तर पर भी उसको मुख्य सचिव और हमारे अन्य अधिकारीगण और दोनों ही हमारे मंडलों में जो हमारे कमिश्नर हैं वो इन पूरे शिविरों का ठीक से यहाँ से समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और मैं स्वयं भी इसको देखूंगा। हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें सहभाग करेंगे, जगह जगह पर उनको भी इसमें सम्मिलित होने के लिए पार्टी की तरफ से भी वो एक व्यवस्था बनाई जा रही है और कल से कार्यक्रम शुरू होकर लगातार चलेगा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, यानी कि हर एक को एहसास हो कि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के द्वार पर सरकार पहुंची है पूरे राज्य के अंदर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान 17 दिसंबर यानी कि आज से शुरू होगा, जो कि अगले 45 दिनों तक चलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस अभियान का उद्देश्य है प्रदेश के विभिन्न न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में विशेष कैंप को आयोजित कर आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से सीधा लाभ देना है। तो आपको बता दें कि जन जन की सरकार अभियान आज से शुरू होने वाला है और जो कि आने वाले 45 दिनों तक चलेगा, और जिसमें कि आपको बताते चले कि सरकार के द्वारा संचालित तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी सीधा जनता को दी जाएगी, जो कि सीधा लाभ भी जनता को इससे कैसे मिल सकता है, इसके बारे में भी पूरे तरीके से जो लोग हैं उनको बताया जाएगा। और तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जन जन के द्वार पर इस अभियान का जो शुरुआत की जा रही है, उसमें कि आपको बता दें कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ओर से भी सचिवालय में जिलाधिकारियों को इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जोड़ा गया, जहां आपको बता दें कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान पर समीक्षा उनकी ओर से की गई। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 17 दिसंबर से यानी कि आज से अगले आने वाले 45 दिनों तक प्रदेश के प्रत्येक न्याय पंचायत में कैंप लगाकर पात्र नागरिकों को राज्य एवं केंद्र सरकार के 23 विभागों की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संतृप्त किया जाएगा, यानी कि उनको इस बारे में जानकारी दी जाएगी। और इसके लिए प्रत्येक जनपद को अपनी न्याय पंचायतों की संख्या के अनुसार पोस्टर भी तैयार कर कैंप को आयोजित करने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए हैं। जानकारी देते चले कि मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि जिन जनपदों में न्याय पंचायतों की संख्या अधिक है, वहां वह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी पात्र नागरिक योजनाओं के लाभ से आच्छादित ना हो जाएं। आपको बता दें कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार प्रत्येक सप्ताह में 2 से 3 कार्य दिवसों पर इस कैंप को लगाया जाए।
सहभाग करेंगे जगह जगह पर। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के इशारे पर या उनके आदेश पर प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंचे, सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे, जिलाधिकारी उन कैंपों में स्वयं जाकर प्रतिभाग करें और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना पड़े, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 45 दिनों तक, कम से कम 45 दिनों तक, और जहां पर कैंप पूरे नहीं होंगे उस सीमा को बढ़ाया भी जाएगा, समयावधि को बढ़ाया भी जाएगा। उन सभी न्याय पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 28 के 28 विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, पहले से सूचना दी जाएगी। पूरी तरह से कैंप की तैयारी की जाएगी। राज्य के स्तर पर भी उसको मुख्य सचिव और हमारे अन्य अधिकारीगण और दोनों ही हमारे मंडलों में जो हमारे कमिश्नर हैं वो इन पूरे शिविरों का ठीक से यहाँ से समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और मैं स्वयं भी इसको देखूंगा। हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें सहभाग करेंगे, जगह जगह पर उनको भी इसमें सम्मिलित होने के लिए पार्टी की तरफ से भी वो एक व्यवस्था बनाई जा रही है और कल से कार्यक्रम शुरू होकर लगातार चलेगा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, यानी कि हर एक को एहसास हो कि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के द्वार पर सरकार पहुंची है। पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंचे, सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे, जिलाधिकारी उन कैंपों में स्वयं जाकर प्रतिभाग करें और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना पड़े, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से प्रदेश भर में नया और विशेष कार्यक्रम जो है और अभियान जो है वो शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है, किस प्रक्रिया के तहत यह जो अभियान है वो संचालित होगा? बिल्कुल, इस अभियान में जा सकता है कि जो राज्य सरकार जन जन के द्वार पे पहुंचना चाहती है उसमें सभी जो लाभार्थी यानी जो सरकार की योजना है, जो विकास की जो योजना है वो अभ्यर्थी तक पहुंच पा रही है नहीं, और अभ्यर्थी को क्या इन योजनाओं की पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है, क्या वो उन सभी योजनाओं से परिचित है, उस चीजों की डिटेल यहाँ पर जमा करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि जो राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर भी जो व्यक्ति निवास कर रहा है, क्या उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, उसका पूरा फीडबैक वहां पर लिया जाएगा। अगर पूरी योजनाओं की जानकारी उन तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो फिर वो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके वहां पर जो जिला प्रशासन के जो कैंप होंगे उन कैंपों को वहां पर लगाने का काम वहां पर किया जाएगा और सभी ग्रामीणों को ये कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए वहां पर कहा जाएगा। वो किस प्रकार से उन योजनाओं से जुड़ सकते हैं उसको लेकर सीधी तौर पर बातचीत वहां पर होगी, लोगों को समझाने का वहां पर किया जाएगा और यही प्रयास राज्य सरकार का यहाँ पर रहने वाला है ताकि राज्य का हर व्यक्ति सरकार की योजनाओं से लाभान्वित यहाँ पर हो सके और जो राज्य में जो विकास के जो सरकार योजनाएं चला रही है उन विकास की योजनाओं के सभी लोग भागीदार यहाँ पर बन सके। कोशिश यही है कि अगर आम जनता का विकास यहाँ पर होता है तो फिर जो सरकार की जो विकास की योजना है उन योजनाओं के माध्यम से राज्य विकसित राज्य की श्रेणी में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और जो राज्य सरकार इस समय चाहती है कि विकास की जो रफ्तार है वो तेज गति से आगे बढ़ाई जा सके तो उसमें सभी लोगों की भागीदारी अहम यहाँ पर रहने वाली है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की अगली तिथि 17 दिसंबर यानी कि आज की निर्धारित की गई थी, और जिसमें कि शिक्षकों को उम्मीद है कि हाईकोर्ट जल्द ही इस पर अपना निर्णय सुनाएगा, और जिससे कि शिक्षा विभाग में रुके हुए प्रमोशन का रास्ता खुल सकेगा। बताते चलें कि पिछले कई वर्षों से एलटी से प्रवक्ता पदों पर सीनियरिटी के विवाद के कारण प्रमोशन रोक दिए गए थे, और जहां अब इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज होनी है, और शिक्षकों को न्याय मिलने की भी उम्मीद जो है वो लगातार बनी हुई है। जहां शिक्षक निदेशक मुकुल सती का कहना है कि कोर्ट के द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां विभाग ने उपलब्ध करा दी हैं, और इस फैसले से शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के प्रमोशन के लिए मार्ग में आ रही बाधाएं भी दूर हो सकती हैं, और जहां वे अपनी वरिष्ठता के हिसाब से पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां आपको बता दें कि रोड कटिंग में अनियमितताओं के कारण जिलाधिकारी सविन बंसल ने क्यूआरटी ने सख्त इस पर कार्रवाई की है, और जहां यूपीसीएल के द्वारा सड़क खोदने के दौरान अनुमति और शर्तों का उल्लंघन करने पर अब डीएम ने उसकी रोड कटिंग अनुमति निरस्त कर दी है, और जहां इसके साथ ही अगले 2 महीनों तक यूपीसीएल की किसी भी प्रकार की खुदाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जहां जानकारी यह भी है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि सड़क में खुदाई के दौरान बैरिकेडिंग और साइन बोर्ड की कमी थी, और सड़कों का मलबा भी पड़ा हुआ था, जो कि सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन दर्शाता है। तो वहीं डीएम ने स्पष्ट किया है कि कार्य में हुई देरी और लागत वृद्धि की जिम्मेदारी विभाग और कार्यदायी संस्था की होगी। तो आपको बता दें कि यूपीसीएल की रोड कटिंग की अनुमति जो है वो पूरे तरीके से निरस्त कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जुलाई 2025 में 13 में से 12 जिलों में 7,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए गए थे, और जहां चुनाव के बाद कई पंचायतों में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य के पद भी रिक्त रह गए। जहां आपको बता दें कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए नवंबर में 300 से अधिक पंचायतों में उपचुनाव कराए गए, और बावजूद इसके राज्य की 35 ग्राम पंचायतों में आज भी पद खाली हैं, और इससे इन पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। हालांकि विभाग का दावा है कि विकास कार्य बाधित नहीं हो रहे हैं, और पीछे मुख्य कारण नामांकन दाखिल न होना, नामांकन पत्रों का रद्द होना और शपथ लेना। साथ ही साथ आपको बता दें कि पंचायत का कॉरम भी पूरा ना होना बताया जा रहा है, और सबसे गंभीर स्थिति 5 जिलों जिसमें कि उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग की है, जहां 20 पंचायतों में ये हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जहां एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ। तो उपचुनाव के बाद पंचायतों में पद अभी तक भी खाली पड़े हैं, और जहां उत्तराखंड में 35 ग्राम पंचायतों में पद रिक्त है, जहां 20 पंचायतों में नामांकन ना होने से जो रिक्त पद है वो अभी भी खाली है, और जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड में 35 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिन पर आज भी यह स्थान पूरी तरीके से खाली पड़े हैं। इन पदों पर अभी भी किसी के पदोन्नति नहीं हुई है, किसी को नहीं रखा गया है। हालांकि आपको बता दें कि उपचुनाव हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड में ऐसी 35 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर ये सभी पद अभी तक भी रिक्त हैं, यानी कि खाली है। गवर्नमेंट से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ जहाँ अभी पंचायत कंस्टिट्यूट नहीं है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था जो है कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि उस ऑर्डर में था कि उपनिर्वाचन तक नामित किए जाएंगे, और अब हमारी करीब 7817 में सिर्फ 35 ग्राम पंचायतें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली कंस्टिट्यूट नहीं हुई हैं। 2/3 मेजोरिटी उनकी वार्ड मेंबर्स की नहीं बन पाई है, और उसका रीज़न जो प्राइमरीली देखा जाता है वो होता है कि वार्ड लेवल पे नॉमिनेशन न कराने का एक जो होता है कि मेरा स्टेक क्या है, या जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए रिजर्वेशन के लेके, एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेके, वो चीज़ें एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल से आ जाएगी तो हम लोग उसको रिजर्वेशन का अगर इशू हो तो फिर हम लोग रिजर्वेशन को फ्रीज करके जनरल कर देंगे, ताकि बाकी जो पद बचे हुए हैं, पद तो नहीं बचेंगे लेकिन जो वार्ड्स के रिक्तियां हैं वो उसको एड्रेस कर लेंगे हम लोग। और ये भी एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग का है कि कम से कम वैकेंसीज पंचायत में बने।
गवर्नमेंट से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ जहाँ अभी पंचायत कंस्टिट्यूट नहीं है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था जो है कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि उस ऑर्डर में था कि उपनिर्वाचन तक नामित किए जाएंगे। और अब हमारी करीब 7817 में सिर्फ 35 ग्राम पंचायतें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली कंस्टिट्यूट नहीं हुई हैं। 2/3 मेजोरिटी उनकी खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जोशीमठ से है, जहां नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आतंक से तंग आकर ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। वे लगातार जंगली जानवरों के द्वारा अपने घरों और पालतू जानवरों पर हो रहे नुकसान से बेहद ही परेशान हैं। जहां आपको बता दें कि इस स्थिति के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन में अपना गुस्सा जाहिर किया है, जहां उनका कहना है कि जंगली जानवरों की बढ़ती समस्या के कारण उनकी जान माल की सुरक्षा अब खतरे में आ गई है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सरकार और वन विभाग को मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि जानमाल की रक्षा हो सके, तो वहीं शांति जो है वो स्थापित हो सके। जब ग्रामीणों ने तत्कालिक कार्रवाई की भी मांग की है। प्रदेश भर में लगातार जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है और जिससे कि अब जोशीमठ में भी ग्रामीण पूरे तरीके से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और जहां जोशीमठ में लोगों के द्वारा, स्थानीय महिलाओं के द्वारा खास तौर पर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया और जहां लगातार एक ही मांग लोगों के द्वारा की जा रही है कि वन विभाग और सरकार मिलकर इस पर कोई ठोस कदम उठाए ताकि इस समस्या का निदान जल्द से जल्द हो सके और लोगों को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके। अब खबर हरिद्वार से है, जहां सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। आपको बता दें कि जिससे कि ठंड और भी बढ़ा दी है। जहां सड़कों पर विजिबिलिटी पूरे तरीके से कम हो गई है, तो वहीं कोहरे के कारण वाहन चालकों ने हेडलाइट जलाकर सफर को शुरू किया और स्कूली बच्चों के साथ साथ कर्मचारियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी कोहरे और ठंड के बढ़ने के संकेत दिए हैं और जिससे कि लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की भी सलाह उनकी ओर से दी गई। तो लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है और जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से आगे आने वाले दिनों में भी कोहरे के बढ़ने को लेकर और साथ ही साथ ठंड के बढ़ने को लेकर अब लोगों को चेताया गया है और जिसमें कि अपील की गई है कि लोग अपनी सुरक्षा बनाए रखें। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां कोर्ट ने पतंजलि के गाय के घी के एक सैंपल को घटिया पाया गया और जहां कंपनी के साथ साथ विक्रेता पर भी 1.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि हालांकि पतंजलि ने इसे गलत बताते हुए फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल को चुनौती दी है, जहां कंपनी का साफ तौर पर कहना है कि सैंपल वे RM वैल्यू में मामूली अंतर था और जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, यह प्राकृतिक है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि अधिकारियों ने इसे गुणवत्ता के मानकों से नीचे बताया और कहा कि यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। और इस मुद्दे पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय भानु चीब ने भी बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जहां उन्होंने कहा कि पतंजलि का घी मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है और यह जानलेवा हो सकता है। जहां अभय का यह भी आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी और पतंजलि के बीच पैसों का लेन देन है, इसलिए इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि अन्य कंपनियों पर ऐसे मामलों में भारी जुर्माना लगाया जाता है। साफ है, जिस तरह से पता चला है कि बाबा रामदेव जी की जो कंपनी है पतंजलि, वो सालों से जो घी बना रही है उसकी स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल कम है। वो घी जो है उत्तराखंड के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और सभी के लिए सेहत के लिए हानिकारक है, जान के लिए हानिकारक, जानलेवा हो सकता है। और जब उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात आती है तो बीजेपी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसी गलती अगर कोई और कंपनी कर दे तो उनके ऊपर करोड़ रुपए का, 80 लाख का फाइन होता है। और अगर उतना ही फाइन अगर इस कंपनी में करना हो तो कम से कम 500 करोड़ का फाइन होता है बाबा रामदेव जी की कंपनी पे, पतंजलि पे। लेकिन बीजेपी उनके ऊपर फाइन करती है 1,40,000 का। इससे सामने पता चलता है ये मिल बांट कर ये खेल खेल रहे हैं। जो उत्तराखंड के लोगों की जान के साथ, सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसमें जितना कसूरवार ये पतंजलि है उतनी कसूरवार बीजेपी सरकार भी है। और जो जॉर्ज माउंटेन का जो एक स्कैम है, 143 एकड़ लैंड जो है वो 15 करोड़ में 15 साल के लिए दे दी। तो ये सबसे बड़ा धक्का है। जो भारत माता की जमीन उत्तराखंड में है वो बालकृष्ण जी को, जो राइट हैंड है बाबा रामदेव जी को, उनको दे दी।
अब खबर बागेश्वर से है, जहां जिले के कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों ने नुमाइश मैदान में अपने विभिन्न मांगों को लेकर बैठक की और विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आपको बता दें कि बैठक के बाद संचालकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष को व्यक्त किया और जहां उनका साफ तौर पर कहना था कि हाल ही में प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई से वे आहत हैं और जो कि उनके आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। तो वहीं जानकारी देते चले कि सर्विस सेंटर संचालकों ने सरकार से सेवाओं के लिए निर्धारित दरों के तत्काल संशोधन की मांग की है, जहां प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों के लिए निर्णय नहीं लिया गया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। हमें कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के रेट भी सही है, हमें परेशानी वहाँ पे है। एक सर्टिफिकेट बनने में कम से कम 10 से 12 14 ऐसे डॉक्यूमेंट हमको स्कैन करने पड़ते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हमें प्रिंट भी देना है। ठीक है, अब ये बताइए 40 रुपये में हम उतने स्कैन करेंगे, नेट भी खर्चा है, बिजली का है, दुकान का रेंट है, इतना महंगाई का समय है। ठीक है नहीं, अब यूसीसी का मामला ले लीजिए आप, उत्तराखंड सर जो भी चल रहा है हमारा विवाह पंजीकरण का, उसमें ये लगाइए 1.5 घंटा तो पूरा फॉर्म भरने में लग रहा है। फिर उनके गवाहों को भी रुकना है, डॉक्यूमेंट भी उतने स्कैन होने हैं और सारा फॉर्म A to Z सही होना है, तब जाके कहीं बन के आएगा। सरकार को जा रहा है ज़्यादा पैसा, हमको मिल रहा है 50 रुपये से भी कम। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर, हमारी जो जायज़ मांगे हैं इन पर विचार किया जाए। बाकी गवर्नमेंट रेट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आज की BLE नहीं है, बहुत पहले से जब से EDC का ये चला हुआ है हम तब से काम कर रहे हैं, हमें समस्या कोई नहीं है। हम वैसे भी हमारे रजिस्टर भी प्रॉपर हैं, कोई चीज़ हमारे सेंटर में ऐसी चीज़ मिलेगी नहीं। जिस तरह छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, तो विरोध ये है हमारा, जो गलत कर रहा है उसको गलत दंडित किया जाए। नहीं, मेरे भी सेंटर में 2 दफ़े तहसीलदार सर आए हुए हैं, एसडीएम सर भी आए हुए हैं। मेरे रजिस्टर में आपको ग्रीन पेन से सिग्नेचर मिलेगा, मुझे जो डिटेल मांगी गई मैंने प्रोवाइड करी उनको, है ना। ये तो होता ही है भाई, जो हम काम कर रहे हैं उसको नीट एंड क्लीन करें। प्रशासन का काम तो है ही, आज मेरे वहाँ आएंगे, कल इसके आएंगे, सभी के यहाँ जाना है उन्होंने। समस्त बागेश्वर जनपद के जितने भी CSC BLE हैं उनकी एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें BLE लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। BLE लोगों का कहना ये है कि प्रशासन जो है अपनी उनको मनमानी करता है और कभी कभी उनके बिना कारण बताए उनके सेंटर सीज किए जा रहे हैं। दूसरा रेट रिवाइज का मामला है, बहुत ये ब्रिटिश पीरियड के जो रेट हैं, इनके CSC के रेट हैं, वो जो 30 रुपये के जो रेट हैं वो कम से कम आज की तारीख में महंगाई में 100 रुपये से कम में नहीं बन पा रहा है वो डॉक्यूमेंट। तो दूसरे जो हैं ये सोशल मीडिया पर कभी कभार कोई छापेमारी की जा रही है सेंटर पर, तो उसको सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। CSC लोगों का मानना है कि उससे हमारा व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अगर कहीं पर हो रहा है, कोई गलत डॉक्यूमेंट बना रहा है तो उसके विरुद्ध तो प्रशासन कार्रवाई करे जो उचित भी है, लेकिन बिना कारण बताए CSC को वो किया जाना, सीज किया जाना। और इसमें जो है सभी CSC लोगों जो BLE लोग हैं उनका मानना है कि प्रशासन, हम आज एक मीटिंग करके DM को ज्ञापन देते हैं जिसमें अपनी परेशानियां बताइए हम रख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर समस्याएं जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां मौसम के बदलाव और शुष्क हवा के चलते छोटे बच्चे खासकर कि फ्लू, खांसी, जुकाम के साथ साथ निमोनिया के शिकार हो रहे हैं। जहां देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निमोनिया के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जो कि बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। तो वहीं जानकारी देते चले कि अस्पताल के बाल रोग विभाग के HOD डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया है कि बच्चों के सीने में दर्द, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और साथ ही साथ सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण निमोनिया के संकेत हो सकते हैं। ज्यादातर निमोनिया तब होता है जब, जैसे हमें देखें कि इस समय आपको ऐसे भी पता है कि विंटर सीजन होता है तो सर्दी खांसी जुकाम लगी रहती है। सब ज्यादातर बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम है। अगर वही कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, अगर आप उसको ट्रीट अच्छे से नहीं करवाते हो या आप लोकल डॉक्टर को नहीं दिखाते हो, तब जाके निमोनिया का खतरा बढ़ता है। तो ऐसे बच्चे जो पेरेंट्स जो बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं या पहले जो टीके लगने चाहिए बच्चे को वो टीका नहीं लगवाया है, तो ऐसे बच्चे में निमोनिया होने का चांसेस बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो, ठंड से बचाने बच्चे को ज्यादातर बिल्कुल 3 लेयर के कपड़े पहनाए कम से कम। दूसरा चीज, बाहर कभी भी निकले तो ये हवा में एक्सपोज नहीं करना है ज्यादातर। अभी कोशिश अवॉइड करें कि ज्यादातर आप बाइक से या स्कूटी से ना जाएं बच्चे को लेके। तीसरा चीज है, घर में भी आप हीटर वगैरह यूज कर सकते हो। आप ज्यादातर बच्चे होते क्या कि घर में आप कुछ नहीं पहनाए हो यार ऐसे रख रहे हो, तो ऐसे बच्चे में निमोनिया होने का चांस होता है। तीसरा चीज है कि बोतल फीडिंग,
कोशिश करो फीडिंग आप बोतल से ना कराएं। बोतल से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने का चांस होता है और निमोनिया होने का चांस बढ़ जाता है हमारा। तीसरा चीज है वैक्सीनेशन। अगर आप टीके सही समय पे नहीं लगा रहे हो, निमोनिया का भी हमारा न्यूमोकोकल वैक्सीन वगैरह आते हैं, अगर आप नहीं लगाते हो तब बढ़ जाएगा। चौथा है कि वायरल अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चे को, अगर कहीं आप लेके जा रहे हो विंटर में, तब फिर निमोनिया बहुत ज्यादा होने का चांसेस बढ़े। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।